गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे टॉपिक नंबर 3 यूनिट नंबर 4 में। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, उसके कॉजेज़ क्या है। ओके, तो डिसऑर्डर 5 टाइप के हैं: एडीएचडी, एसपीडी, एएसडी, ओडीडी एंड ओसीडी। ओके, 5 टाइप के। तो फर्स्ट हम देखेंगे एडीएचडी। ओके, उसका फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ओके, ये क्या है तो देखते हैं। अटेंशन deficit hyperactivity disorder is the group of behavior symptoms that include inactiveness, attentiveness, hyperactivity, and impulsiveness. In fact, it is the medical condition that affect how well can someone sit still, focus, and pay attention. Okay, तो ये जो ADHD है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ये एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें अटेंटिवनेस मतलब एक जो प्रॉब्लम होती है बच्चों को, जो अनकॉन्शियस होते हैं, एक अटेंशन नहीं दे पाते हैं, ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, इम्पल्सिवनेस हो जाते हैं, वो कंडीशन है जिसमें बच्चे कोई भी एक समवन जो है वो एक जगह बैठ नहीं सकता है, फोकस नहीं कर सकता है, अटेंशन नहीं दे सकता है। ओके, जनरली ADHD affected children have different in the parts of their brain that control activity and attention. It means that such individuals may have some problem focusing in some activities. They may be hyperactive or may be unable to control their impulses. Okay, ये जो ADHD है वो बच्चों में ज़्यादा इफेक्टेड होती है डिफरेंट पार्ट्स में, ब्रेन्स में, जो हमारी एक्टिविटी को कंट्रोल करती है, अटेंशन देती है, उनको प्रॉब्लम्स होती है फोकसिंग में। एक्टिविटीज़ के टाइम पे कोई भी एक्टिविटीज़ के टाइम पे कोई भी चीज़ पे फोकस करने में प्रॉब्लम क्रिएट का होती है। तो उस टाइम पे वो क्या हो जाते हैं, हाइपर हो जाते हैं, वो अपने बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर पाते। ओके, तो इसके सिम्टम्स क्या है। तो चिल्ड्रंस और अडल्ट के दोनों के अलग अलग सिम्टम्स हैं। तो पहले हम देखेंगे चिल्ड्रंस के सिम्टम्स हैं। दे यूजुअली फॉरगॉट डेली एक्टिविटीज़। ओके, वो डेली एक्टिविटीज़ को भूल जाते हैं। और दे हैव डिफ़िकल्टीज इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज़। वो जो डेली जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं वो भूल जाते हैं, उनको डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ को याद करने में, इस रूटीन को फॉलो करने में। दे यूजुअली इंडिग्यूल इन डे ड्रीम। वो कभी भी डे ड्रीम सपने देखने लगते हैं, दिन में सपने, कभी भी कुछ भी सोचने लगते हैं। वो आपके सामने बैठे हैं बट वो कुछ और ही सोच रहे हैं, उनका ध्यान कहीं और ही है। ओके, they do not like to perform the activities that requires sitting still। वो ऐसी एक्टिविटी को पसंद नहीं करते हैं जो एक ही जगह बैठ के कि करी जाए या परफॉर्म करे। दे आर इजीली डिस्ट्रैक्ट। वो बहुत ज़्यादा जल्दी इजीली डिस्ट्रैक्ट, उनको आसान है बहुत ज़्यादा, कहीं भी आप बैठे कुछ भी कर लो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दे यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग। वो कभी भी कुछ भी आप कर रहे हो, वो बैठे हुए हैं, कभी भी खड़े हो जाएंगे, कुछ भी करने लगेंगे। ओके, दे बिकम रेस्टलेस। वो रेस्टलेस होते हैं। दे हैव सम प्रॉब्लम इन प्लेइंग क्वाइटली। ओके, वो कुछ उनको प्रॉब्लम होती है शांति से खेलने में, क्वाइटली कुछ भी चीज़ें करने में उनको प्रॉब्लम फेस होते हैं। दे यूजुअली टॉक एक्सेसिवली मच। ओके, तो वो उनको ज़्यादा बात करने की आदत होती है। दे डू नॉट पे अटेंशन एंड यूजुअली मेक केयरलेस मिस्टेक। वो अटेंशन नहीं देते और वो छोटी सी कैसी भी छोटी सी केयरलेस मिस्टेक कर देते हैं। तो ये था सिम्टम्स चिल्ड्रन में। तो अब अडल्ट में क्या है इसका सिम्टम्स। ओके, दे हैव एंजाइटी अटैक। ओके, जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, वैसे वैसे इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो उनको एंजाइटी अटैक होता है, यानी उन्हें चिंता के अटैक होते हैं। एंजाइटी उनके हमेशा माइंड में चिंता रहती है कि यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दे मे बी इम्पल्सिव। वो ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं। इस जब ADHD होता है तो वो ज़्यादा इम्पल्सिव हो सकते हैं। दे मे हैव प्रॉब्लम इन कंट्रोलिंग एंगर। उन्हें एंगर को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो सकती है। दे यूजुअली हैव लो सेल्फ स्टीम। उनका आत्मसम्मान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, वो खुद के प्रति सेल्फ रिस्पेक्ट कम रखते हैं। दे यूजुअली रिमेन अनऑर्गेनाइज। वो अकेले रहना या किसी के साथ नहीं रहना पसंद करते हैं। दे आर इजीली फ्रस्ट्रेट। वो बहुत ज़्यादा जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मूड स्विंग एंड डिप्रेशन आर कॉमन इन सच एडल्ट। ओके, ऐसे एडल्ट में मूड स्विंग और डिप्रेशन कॉमन है।
जो ADHD से सफ़र कर रहे होते हैं उनमें मूड स्विंग और डिप्रेशन कॉमन है। दे हैव प्रॉब्लम इन कंसंट्रेटिंग स्पेशली वाइल रीडिंग, उन्हें फोकस करने में प्रॉब्लम होती है स्पेशल रीडिंग के समय। ओके, तो ये हो गया इसका सिम्टम्स। अब इसके कॉजेज़ देखेंगे। तो ADHD के कॉजेज़ है, फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेट that there is a strong genetic link in ADHD. It is not a disorder that is passed socially. Research studies indicate that parents, siblings, and children of people ADHD may be up to 5 times more likely to have the disorder than people who are not related to someone with ADHD. ओके, जेनेटिक में है। आपको बताता हूँ, रिसर्च स्टडी ने मतलब ऐसे ही पता चला है रिसर्च स्टडी से कि ADHD एक स्ट्रॉन्ग जेनेटिक लिंक है, ये डिसऑर्डर नहीं है जो सोशली होता है। रिसर्च स्टडी से पता चला है कि ADHD वाले लोगों के माता पिता, भाई बहन, बच्चों या उनसे 5 गुना ज़्यादा होता है। ओके, तो जेनेटिक फैक्टर है, ये जेनेटिक फैक्टर हमारे जीन्स में और हेरिडिटी से आता है। ओके, सेकंड है ब्रेन इंजरीज। व्हेन अ baby's brain is damaged before or after birth, it could make the baby more like to develop ADHD later on. ओके, जब बच्चा जब पैदा होता है या पैदा होने के बाद अगर उसके ब्रेन में कोई इंजरी होती है तो उस टाइम पे या उसके बाद ADHD डेवलप हो सकता है। ओके, थर्ड है लो बर्थ वेट। ओके, इट इज़ ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन विथ लो बर्थ वेट आर मोर लाइकली टू डेवलप ADHD। जो बच्चे जन्म के समय उनका वेट कम होता है, लो बर्थ वेट होता है, तो उस टाइम पे ये ADHD डेवलप होने की संभावना होती है। ट्रूमा एंड ब्रेन डिजीज। ओके, ट्रूमा ड्यूरिंग बर्थ एंड ब्रेन डिजीज में लीड टू ADHD। ओके, जन्म के टाइम, बर्थ के टाइम ट्रूमा या ब्रेन इंजरी के कारण डिजीजियाँ हो सकती है। लैक ऑफ डिसिप्लिन इन द फैमिली। Research studies are conducted in this field also indicate that lack of discipline in family and chaotic family life may be their causes of ADHD in family. In fact, lack of harmony in family, lower socio-economic status, and hostility relationship between parents and children are also causes of ADHD. ओके, फैमिली में लेक ऑफ डिसिप्लिन के कारण कुछ ऐसे मतभेद बनाव कुछ हो जाते हैं, तो उस टाइम पे ये हो सकता है। और सोशल इकोनॉमिक स्टेटस या हॉस्टल रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी वजह से भी ये ADHD हो सकता है। 6 है डाइट। देयर इज़ अ नंबर ऑफ एविडेंस विच शो दैट taking a particular types of food or food additive play a significant role in causing ADHD. ओके, और जैसे रिसर्च स्टडी से पता चला है कि पर्टिकुलर टाइप्स के आप एविडेंस हैं कि अलग अलग तरीके के फूड आप लेते हैं, अगर आपके डाइट में वो नई चीज़ है तो उससे भी वो चीज़ कॉजेस ये हो सकती है। और फूड आपके माइंड में, आपके बॉडी ग्रोथ में, आपको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप लेक ऑफ न्यूट्रिशन है या आपको कोई चीज़ की या कोई विटामिन या कैल्शियम की कमी है तो अलग अलग तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, 7th है एक्सपोजर और टू टॉक्सिक सब्सटेंस। ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस जो क्या है, एक्सपोजर टू सम टॉक्सिक सब्सटेंस मे ऑल्सो लीड टू डिसऑर्डर। स्मोकिंग, अल्कोहल or drug abuse during pregnancy may cause ADHD to the offsprings. ओके, टॉक्सिक सब्सटेंस जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम पे आप स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग का यूज़ करते हैं तो ये इसके कॉजेज़ हो जाते हैं ADHD के। ओके, तो ये था ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव। बाद में जो सेकंड डिसऑर्डर है वो SPD, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ओके, तो ये डिसऑर्डर क्या है? ओके, तो पढ़ते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर इज़ अ कंडीशन in which the brain is difficulty in receiving and responding to information that come in through the sense. In fact, it refers to the way the nervous system receive message from the sense and then turns them into proper motor
and behavior response. Generally, all the activities such as reading a book or riding a bicycle require accurate processing of sensation. It is some sort of neurological traffic jam that prevents certain parts of the brain from receiving the information required in interrupt sensory information accurately. ओके तो क्या है, मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ. एसपीडी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें ब्रेन को इन्फॉर्मेशन रिसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में डिफ़िकल्टी होती है. ओके, जनरली सभी एक्टिविटी जैसे कि बुक रीडिंग करना या बाइसिकल चलाना, उस टाइम पे सेंस का एक्यूरेट प्रोसेस करना ज़रूरी है. ठीक है, एसपीडी में एक तरीके का एसपीडी जो है वो एक तरीके का न्यूरोलॉजिकल ट्रैफिक जैम है, जबकि ब्रेन में कुछ पार्ट्स को प्रॉपर इंफॉर्मेशन रिसीव करने से रोक देती है. ओके, और जैसे अलग अलग चीज़ें आपके माइंड में चल रही है, आप कुछ तीखा खाते हैं, ओके, तो आपके माइंड में पहुंचता है, आपके माइंड को रिसीव होता है क्या हम तीखा खाया, या कुछ आपने मीठा खाया, ओके, या कुछ आपके हाथ में कुछ लग गया तो आपके बॉडी में पेन फील होता है. तो ये सब चीज़ आपके माइंड को रिसीव नहीं होती है. ओके, इसलिए सेंसर जो हमारा माइंड का है वो स्लो काम करता है या काम नहीं करता है. ओके, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर may affect a sense such as a touch, sight, taste, or movement. It may also affect multiple senses. In this disorder, the person may scream when touched, or may vomit or dive under the table after hearing the sound of a leaf blower outside the window. In some cases, the person with SPD may remain unresponsive to anything around him. Even he may fail to give any response to extreme heat or cold or pain. ओके, और सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है उससे सेंस को इफेक्ट करता है, जैसे टच, साइट यानी आप में दिखना, जो डिफ आपकी आइस को, टेस्ट और मूवमेंट, ये और भी सेंस को इफेक्ट करता है. इस सिचुएशन में जब उसे कोई टच करता है तो वो ज़ोर से चिल्लाते हैं, ओके, स्क्रैम करते हैं, ओके, या विंडो के बाहर अगर पत्ते झड़ने की आवाज़ सुन के वो वॉमिट या टेबल के नीचे डाइव करके घुस जाते हैं, छुप जाते हैं. एसपीडी के अंदर जो पर्सन है वो अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, रिस्पॉन्स उनका बहुत लेट होता है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं करते किसी चीज़ पे. ओके, मैं जैसे वो शायद हीट, कोल्ड और पेन में कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं, क्योंकि वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं. ऐसे माइंडली उनका रिस्पॉन्स नहीं पहुंचता है. अगर उनको बहुत ज़्यादा हीट लग रही हो, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही हो, पेन हो रहा है, तो उनके माइंड में वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचती, उसका सेंसर उनका नहीं काम करता, इसलिए वो ये सब चीज़ें नहीं फील कर पाते, रिस्पॉन्स नहीं करते हैं. ओके, अब देखेंगे इसके कॉजेज़ क्या है. ओके, तो कॉजेज़ ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ओके, तो फर्स्ट है जेनेटिक कॉजेज. जैसे हम फर्स्ट हमने एडीएचडी में भी देखा कि ये सारे जितने भी डिसऑर्डर है उसमें जेनेटिक कॉजेज तो सब में ही हैं. ओके, तो रिसर्च स्टडी ने कहा है दैट इंडिकेट चिल्ड्रन बोर्न टू अडल्ट्स हु हैव ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ASD may be at the higher risk from develop SPD. Okay, scientists allude that the cases of SPD are code into the child genetic material. ओके, ये हमारे जेनेटिक मटेरियल से आता है, हमारे मॉम डैड या हमारे किसी भी तरीके के हमारे जो पूर्वज होते हैं, हमारे जो बड़े होते हैं, उनके अंदर से जो जेनेटिक तरीके से हमें ये मिला होता है. तो ये जेनेटिक कॉजेज ऑफ फर्स्ट. सेकंड है लो बर्थ वेट. ओके, लो बर्थ वेट इज़ ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द कॉजेज ऑफ सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर. ओके, आपका जन्म के टाइम में बर्थ वेट कम हो तो वो भी एक इसका कॉजेज हो सकता है. थर्ड है एनवायरमेंटल फैक्टर. यूजुअली चिल्ड्रन आर हु आर अडॉप्टेड often experience sensory processing disorder due to some restriction in their early life or poor personal parental care. ओके, यूजुअली जो चिल्ड्रन अडॉप्ट किए जाते हैं उनमें ये देखा जाता है सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर ड्यू टू सम रिस्ट्रिक्शन, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन की वजह से या ख़राब पेरेंटल केयर की वजह से ये उनके माइंड में बैठा रहता है कि ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसलिए. ओके, फोर्थ है फिजिकल कॉजेज. ओके, फिजिकल कॉजेज क्या है. रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेट दैट इंडिविजुअल विथ SPD हैव abnormal brain activity
When exposed to certain stimuli, individual with SPD have difference in brain structure which provide a biological basis of the onset of the disorder. Okay, रिसर्च स्टडीज ये बताता है कि एसपीडी जो है वो इंडिविजुअल है जो ब्रेन में अबनॉर्मल एक्टिविटीज होती है उसे दिखाता है। ओके, एसपीडी जिसे होता है उनमें ब्रेन स्ट्रक्चर में डिफरेंसेस होते हैं। ओके, क्यों इंडिविजुअली ब्रेन में अबनॉर्मलिटीज एक्टिविटीज हो जाती है, उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होते हैं। जो इस डिसऑर्डर शुरुआत के लिए बायोलॉजिकल बेसिक सेट्स करता है। ओके, बायोलॉजिकल फैक्टर जो है वो माइंड में क्रिएट हो जाते हैं, इस वजह से ये सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर हो सकते हैं। ये इसके कॉजेज हैं। अब थर्ड वन होगा ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ASD का फुल फॉर्म है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ओके, ये क्या है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट्स डेवलपमेंट। ओके, वो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। Here is the word spectrum refer to a range of symptoms and their severity. Generally, the young children with ASD have difficulties with communication, language, social skill, and behavior. In other words, autism spectrum disorder are characterized by social interaction difficulties, communication challenges, and a tendency to engage in repetitive behavior. As a matter of fact, children with ASD may behave difficulty or repeat same activity over and over again, like touch the same object repeatedly. However, however, all the children with ASD don't have the same problem of behavior. Usually, the affected children with ASD may show symptoms. They avoid eye contact and prefer to be alone. They don't like to be embarrassed. They repeat word and action. They feel difficulty in expressing and their need and emotion. They are very sensitive to taste, smell and sound. Okay, ASD क्या है? ASD एक ऐसा डिसऑर्डर है जो डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है। ये स्पेक्ट्रम वर्ड जो है वो रेंज ऑफ सिम्टम्स और वो कितना ज़्यादा यानी गंभीर है, सवर्टी यानी गंभीर कितना है ये बताता है। जनरली ASD वाले यंग चिल्ड्रन उनको कम्युनिकेशन, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स और बिहेवियर के साथ प्रॉब्लम होती है। रियल में वो चाइल्ड अलग अलग बिहेव कर सकते हैं या वो जो एक्टिविटी करते हैं उसे बार बार रिपीट करना, जैसे किसी चीज़ को बार बार छूना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। इसका मतलब ये नहीं है कि ASD वाले चिल्ड्रन सबको एक ही जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ASD से इफ़ेक्टेड जो चाइल्ड होते हैं उन सबका बिहेव सेम नहीं होता है और उनके ये भी सिम्टम्स हो सकते हैं कि वो किसी के साथ मिलना पसंद नहीं करते हैं, वो आई कांटेक्ट करना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। ओके, वर्ड वो वर्ड्स और वर्क को बार बार करते हैं। ओके, ओवर एंड ओवर अगेन वो सारी चीज़ें वही रिपीटेड करते रहते हैं। ओके, वो खुद की नीड और इमोशन को एक्सप्रेस करने में डिफ़िकल्टी फील करते हैं और वो टेस्ट, स्मेल और साउंड के ऊपर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो ये ASD के चिल्ड्रन हैं, ये इनका पूरा ये क्या इनका प्रॉब्लम है ये है। ओके, तो अब इसके देखते हैं इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। ओके, फर्स्ट है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर सभी में है कि जो उनके जीन में जो उनके मॉम डैड में या उनके दादा दादी में या ऐसा कुछ है वो उनसे मिलता है उन्हें। ओके, तो genetic problem seem to play a significant role in ASD. This problem can happen in two way. ये दो वे में चलता है, दो वे में हो सकता है। ओके, तो फर्स्ट ये है कि द फर्स्ट वन इज समथिंग हैपन ड्यूरिंग द फेटल डेवलपमेंट दैट अल्टर अ जीन्स। ओके, फर्स्ट ये है कि जब गर्भ में डेवलपमेंट के समय कुछ ऐसा होना जो जीन को चेंज कर देता है। ओके, जो हमारे जेनेटिक जीन होते हैं उनको चेंज हो जाता है, कुछ ऐसा प्रेगनेंसी के डेवलपमेंट के टाइम पे होना। द सेकेंड वे इज दैट द चिल्ड्रन inherit problematic genes and from the one
और बोथ पेरेंट्स। ओके, यानी सेकंड वे जो है कि चाइल्ड है जो वो पेरेंट्स से या माता से होने से किसी का भी प्रॉब्लमेटिक जीन या जीन्स उसे मिलता है। यही कारण कि अगर वो पेरेंट्स इफेक्टेड होते हैं तो एएसडी वाले चाइल्ड को इफेक्ट हो जाता है। ओके, फिर से एक बार बता देता हूँ। सेकंड वे जो है, जो चाइल्ड है वो पेरेंट्स या माता पिता से या मदर या फादर से या दोनों से उनके जो जीन में प्रॉब्लम होते हैं, प्रॉब्लमेटिक जीन होते हैं, जीन्स होते हैं। ओके, ये जीन उसे मिलता है। ओके, बच्चे को मिलता है। यही कारण है कि अगर पेरेंट्स इफेक्टेड होते हैं तो एएसडी वाले चाइल्ड भी, बच्चे भी इफेक्ट होंगे। जो बच्चा पैदा होगा वो भी एएसडी से इफेक्टेड ही होगा। ओके, ये फैक्ट है। देयर इज द there is the way of a child more likely to ASD parents affected with ASD that the fact at least 10% of child ASD have from the genetic disorder such as a Down syndrome. Okay, ये कारण है कि अगर पेरेंट्स इफेक्टेड होते हैं तो चाइल्ड भी ASD से इफेक्टेड हो जाता है। ओके, ASD वाले चाइल्ड में एटलीस्ट 10% चाइल्ड में डाउन सिंड्रोम जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाते हैं उसके वजह से। ओके, अब है मतलब जेनेटिक डाउन सिंड्रोम्स क्या है। डाउन सिंड्रोम्स मैं आपको बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब ये इंटेलेक्चुअल इम्पावरमेंट है, फिजिकल अबनॉर्मलिटीज़ है, ये सारे जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको लास्ट पहले वीडियो में बताया था, इंटेलेक्चुअल क्या है और फिजिकल अबनॉर्मलिटी क्या है, ये सारे जेनेटिक फैक्टर से होते हैं अबनॉर्मलिटीज़। ये डाउन सिंड्रोम जिसको कहेंगे। ओके, सेकंड है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इट in fact, there is no solid evidence to show that ASD can be caused by anything in the environment like diet or exposure to certain drug or toxins. However, it is also aware that mothers exposed to high level of pesticides and air pollution may also be at the higher risk of having a child with ASD. Okay, इनफैक्ट ये जो शो करने इनफैक्ट ये शो करने के लिए कोई सॉलिड इवेंट्स नहीं है कि एएसडी एनवायरनमेंट के किसी भी चीज़ों के कारण से हो सकती है, जैसे डाइट या कुछ ड्रग या टॉक्सिन्स, यानी कोई विषैले पदार्थ, कोई विषैली चीज़, या इसको हम पॉइजन भी कह सकते हैं। ये इस चीज़ों से हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। बट ज़्यादा पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक दवाएं, ओके, पेस्टिसाइड या एयर पोल्यूशन के हाई लेवल के एरिया में रहने वाली मदर को एएसडी वाले चाइल्ड होने का हायर रिस्क होता है। ओके, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि एनवायरमेंटल फैक्टर से हो जाता है, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो पेस्टिसाइड कीटनाशक दवाएं एयर पोल्यूशन हाई लेवल की एरिया में रहते हैं उनको ये होने का डर होता है। ये एनवायरमेंटल फैक्टर है, इसके कॉजेस ये हैं। सेकेंड, थर्ड वाज ब्रेन डेवलपमेंट। It is can be observed that the brain of children with ASD develop differently in growing children. In such children, brain grow at a faster rate during the first 3 years of childhood. Such children have more cells than they require. Even the connections between the cells are not proper. It may be one of the causes of ASD. It is important to keep in mind that this factor by themselves don't cause autism. Rather, it in combination with genetic factor they appear to increase risk. Okay, ब्रेन डेवलपमेंट ये ऑब्जर्व किया गया है कि एएसडी वाले चाइल्ड का माइंड और ग्रोइंग चिल्ड्रन में डिफरेंटली डेवलप होता है। जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में, जो बच्चे पैदा बड़े हो रहे होते हैं उनके माइंड में डिफरेंटली डेवलप होता है। ये ऐसे चिल्ड्रन में चाइल्डहुड के फर्स्ट 3 साल में टाइम पीरियड में माइंड फास्ट रेट से ग्रो करता है। 3 साल के एज के अंदर वो फास्ट रेट से ग्रो करता है। ऐसे चिल्ड्रन में सेल्स जितनी रिक्वायर होती है उससे ज़्यादा उनको मिलती है, उनके बॉडी में होती है। इवन जो सेल्स है उनके बीच में प्रॉपर कनेक्शन नहीं है। ये एएसडी का एक कॉजेस हो सकता है, ये एएसडी का एक कॉजेस है। ओके, इस फैक्टर को ध्यान रखने की बात है कि अपने आप से नहीं होता है, ये जेनेटिक फैक्टर के साथ होता है और ये रिस्क इंक्रीज करता है। ये फैक्टर इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि ये अपने आप से नहीं होता है, जेनेटिक फैक्टर है और ये रिस्क इंक्रीज करता है। ओके,
थर्ड यहाँ पे ये हमारा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर ये फिनिश होता है। एंड फोर्थ होगा ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर। ओके, तो ये क्या है एक्सप्लेन करूँगा मैं आपको अच्छे से। तो ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर इज अ सेट ऑफ और ग्रुप ऑफ बिहेवियर डिसऑर्डर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। डिस्क्रिप्टिव यानी हार्मफुल। ओके, मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ है ताकि आपको सिंपल और समझ आए। It's called by this name because children who have this disorder always tend to disrupt those around them. Oppositional different disorder is one of the most common mental health disorders found in children and adolescents. Physicians define this disorder as a pattern of disobedient, hostile, and defiant behavior directed toward authority figures. Individuals affected by this disorder usually behave like rebel, argue with adults, refuse to obey, and are obstinate. They exhibit anger, outbursts, and have hard time in controlling their anger or aggressions. It has also been seen that even children of past behavior can be uncooperative and hostile at times. Such children argue with parents and defy authority from time to time, especially when they are tired, hunger, or under stress and tension. The children affected with ODD show various symptoms. They refuse to complete with requests. They deliberately annoy and upset other individuals. They also try to blame other individuals for their mistakes. They show resentment and have revengeful attitude. They have difficulty in making friends and have low esteem, self-esteem. They have negativity in their behaviors. They display anger and irritable mood as well, and vindicative behaviors. ओके, और तो मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको कि क्या कहना चाह रहा है। ऑफिशियल ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर एक ऐसा सेट या ग्रुप या बिहेवियर डिसऑर्डर है जिसे डिस्ट्रप्टिव यानी हार्मफुल बिहेवियर डिसऑर्डर कहा जाता है। ओके, इसे इस नाम से पुकारा जाता है बिकॉज चाइल्ड में ये डिसऑर्डर होता है। जिन चाइल्ड में डिसऑर्डर होता है वो अपने अराउंड जो पीपल होते हैं उन्हें हार्म करते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। अपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो चिल्ड्रन और एडोलसेंट में पाया जाता है। चिल्ड्रन यानी छोटे बच्चे, एडोलसेंट यानी 11 to 19 ईयर्स के बच्चे। ओके, उन्हें एडोलसेंट कहा जाएगा। ओके, फिजिशियन ने इस डिसऑर्डर डिसेबियंट यानी हटपन, हट पकड़ लेना कि मुझे यही काम करना है, जिद्दी बन जाना। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल यानी एनिमी लगना, सामने वाला हमें हमेशा अपना दुश्मन लगना। और डिफियंट, डिफियंट यानी रिबेल बन जाना, उल्टा जवाब देना, बोलने जब आप बोलते हो तो बिना बोले सोचना नहीं। ओके, जब आप बोलते हो तो सोचे बिना ही कुछ भी बोल देते। ओके, ये बिहेवियर का एक पैटर्न है, पैटर्न के रूप में डिफाइन किया जाता है। ओके, ये सब अलग अलग पैटर्न है जिसे डिफाइन किया जाता है कि ये ओडीडी का ही एक सिम्टम्स है। इस डिसऑर्डर में इफेक्टेड पर्सन में वो रिबेल की तरह बिहेव करता है, दुश्मन की तरह बिहेव करता है। वो अडल्ट के साथ आर्ग्यू करते हैं। वो किसी प्रकार की किसी की बात मानने से इनकार करना और ओबीडियंट यानी आइडियल होते हैं, जो किसी बात पर अड़ जाते हैं। वो दूसरी चीज़ समझते नहीं। जब वो ज़्यादा एंगर होते हैं तो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम होता है उन्हें एंगर और एग्रेशन को कंट्रोल करने में। समटाइम्स जो अच्छे से बिहेव करने वाले चाइल्ड होते हैं वो भी ऐसा बिहेव करते हैं। ऐसे चाइल्ड पेरेंट्स और अथॉरिटी के साथ आर्ग्यू करते हैं। ओके, ये क्या होता है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी ऐसा करते हैं। वो क्या करते हैं कि पेरेंट्स और अथॉरिटी यानी कोई संस्था हो गई या कोई स्कूल हो गया या कोई मेन हेड हो गया, उनसे क्या करता है, आर्ग्यू, ज़्यादा से ज़्यादा आर्ग्यू करता है। क्योंकि
वो ओडीडी के सिम्टम्स है। ओके, स्पेशली तब जब वो टायर्ड, जब वो ज़्यादा थका हो, भूखा हो, हंग्री हो, या अंडर स्ट्रेस या टेंशन में होता है, तब वो ऐसा करता है। ठीक है, उसका भी एक कारण है। ओडीडी से इफेक्टेड चाइल्ड में वेरियस सिम्टम्स दिखते हैं जो रिक्वेस्ट को मना कर देते हैं। ओके, अलग अलग सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे वो रिक्वेस्ट को, किसी भी कोई भी रिक्वेस्ट करता है तो उसे मना कर देना, नहीं होगा। वो जानबूझकर गुस्सा या किसी पर्सन को परेशान करते हैं। ओके, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो जानबूझ के किसी ना किसी को परेशान करते रहेंगे। ओके, वो किसी पर्सन को खुद की मिस्टेक के लिए ब्लेम करेंगे, जैसे हमने मैं मिस्टेक किया है तो मैं किसी और को ब्लेम करूँगा, देन वो अगर ओडीडी है उसको, तो वो खुद की मिस्टेक किया होगा बट वो दूसरे को ब्लेम करेगा। वो एंग्री हो जाता है, वो जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, और रिवेंजफुल एटीट्यूड रखने, यानी बदले की भावना रखते हैं। वो हमेशा, जैसे इसने मेरे साथ कुछ किया है तो वो बदले की भावना रखेंगे। ओके, तो ओडीडी के ये सारी चीज़ होती है। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या है, इसके अलग अलग कॉजेज़ हैं। ओके, तो फर्स्ट हम देखेंगे biological or genetic factors. Children are more susceptible to developing ODD if they have parents with a history of ADD or ADHD or ODD. Also, children may be affected with ODD if their parents had depression or bipolar disorder, or exposure to toxins or poor nutrition. Okay, तो बायोलॉजिकल और जेनेटिक फैक्टर में अगर चाइल्ड के पेरेंट्स एडीएचडी या ओडीडी कभी हुआ था, एडीएचडी यानी अटेंशन डिफियरेंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ओके, ये, और ओडीडी ये हुआ था, तो चिल्ड्रन में ओडीडी होने की संभावना यानी सिम्टम्स हो सकती हैं, संभावना हो सकती है। अगर इसके अलावा अगर चाइल्ड के पेरेंट्स को डिप्रेशन या बाइपोलर बाइपोलर डिसऑर्डर हो, या टॉक्सिन्स या प्योर न्यूट्रिशन के इफ़ेक्ट में हो, तो चाइल्ड ओडीडी से इफ़ेक्ट हो सकता है। यानी बाइपोलर हो या टॉक्सिन्स, यानी कोई नशीली पदार्थ या कोई विषैले पदार्थ वो यूज़ करता हो, कोई ऐसे सिम्टम जो है, जो हम ड्रग्स जिसे कहते हैं, और प्योर न्यूट्रिशन यानी पुअर न्यूट्रिशन, आप प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलता हो, तो इसके इफ़ेक्ट में हो तो चाइल्ड को ओडीडी हो सकता है। ये जेनेटिक और बायोलॉजिकल फैक्टर ये बताता है कि जो हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनसे हमें ये चीज़ मिलती है, उनके जेन्स में। ओके, जीन में ये चीज़ रहता है कि जेनेटिकली वो हमारे अंडर डीएनए के थ्रू आ जाता है, जो हमें डेवलप हो जाता है उनके थ्रू। ओके, सेकंड है फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर, द प्रेजेंस ऑफ ओडीडी ट्रेट have been linked to the existence of abnormal amount of some brain chemicals. These brain chemicals, known as neurotransmitters, are responsible for proper functioning of our body activity, and it is best for our well-being to have them in a state of balance in our mind, brain. When an imbalance exists and messages are not communicated properly with other part of brain, the symptoms of ODD may occur. ओके, इसमें है ओडीडी के सिम्टम्स की एग्जिस्टेंस को कुछ ब्रेन में केमिकल का अबनॉर्मल अमाउंट से लिंक किया गया है। ओके, ये ब्रेन केमिकल्स जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है, ये हमारे बॉडी एक्टिविटी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हमारा जो बॉडी में जो केमिकल है, जो न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में जाना जाता है, ये केमिकल हमारा क्या करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कि हमारे बॉडी में सारा प्रॉपर फंक्शनिंग हो रहा है। जब ये इम्बैलेंस होता है फिजिकल फैक्टर की वजह से, ये जब ये इम्बैलेंस होता है ओडीडी के सिम्टम्स की वजह से, तो हमारे ब्रेन अदर पार्ट्स को कम्युनिकेशन प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। जैसे हमारा ब्रेन किसी चीज़ पे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा, तो वो अलग चीज़ से बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये ओडीडी के सिम्टम्स हैं। थर्ड है साइकोलॉजिकल फैक्टर। साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है, चिल्ड्रन में भी डेवलप ओडीडी इफ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, और हैव neglectful parents, और हैव inability टू डेवलप सोशल रिलेशनशिप। ओके, अगर चाइल्ड पेरेंट्स के साथ गुड रिलेशन नहीं रखते हैं, या नेगलेक्ट यानी केयरलेस पेरेंट्स हैं, या तो वो सोशल रिलेशनशिप डेवलप करने में अनेबल है, तो चाइल्ड
चाइल्ड में ओडीडी डेवलप हो सकता है, ये सिम्टम्स हैं। क्योंकि जब तक ओडीडी में आपका फुल फॉर्म क्या है ओडीडी का, ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर, तो मतलब आप जब अच्छा बिहेव अपने पेरेंट्स नहीं करते तो आप क्या करते हो, आप वही चीज़ अपने माइंड में रख लेते हो। ऑपोजिशनली अगर कुछ बात होती है तो आप उल्टा जवाब देते हो, बोलना, कुछ भी बोल देना, किसी के साथ भी कैसा बिहेव कर देना। आपको घर में वैसा एटमोसफियर नहीं मिलता है, इसलिए आप बाहर भी वैसा ही बिहेव करते हैं कि मेरे घर में तो ऐसा चल रहा है इसलिए बाहर भी ऐसा ही माहौल होगा। तो ये साइकोलॉजिकल फैक्टर आपके माइंड में एक साइकोलॉजिकली बैठ जाता है ये चीज़। ओके, फोर्थ है सोशल फैक्टर। ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर में बी ड्यू टू इनकंसिस्टेंट डिसिप्लिन, डिवोर्स, poverty, chaotic environment, chaotic environment in the family, and exposure to violence. Okay, inconsistent discipline, divorce, poverty, chaotic environment और वायलेंस में आने के कारण ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, तो ये हमारा फोर्थ डिसऑर्डर ऑपोजिशनल डिफरेंट डिसऑर्डर करते हैं। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसको ओसीडी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट इफेक्ट पीपल ऑफ ऑल एज एंड वॉक ऑफ लाइफ. It occurs when an individual gets caught in a cycle of obsessions and compulsions. It can be said that persons with OCD are plagued by consist through of fear that cause them to perform ritual or routines. The disturbing through are called obsession and rituals are called compulsion. Okay, it's simple word. OCD type of mental disorder that causes repeated unwanted thoughts. To get rid of the unwanted thoughts, she perform that the same task activity again and again. For example, a person may fear that everything she touches has germs on it. So it is right to that fear she wash his or her hands again and again. Persons suffering from OCD might understand that their obsessions are unreasonable, but trying to stop or ignore them causes anxiety and stress. There are some symptoms of OCD which may range of mild to severe. Some of the obsession compulsion are mentioned below. Okay, तो स्टार्ट करते हैं, मैं बताता हूँ इसमें क्या समझा रहे हैं। ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एक मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है जो सभी एज के लोगों की लाइफ में इफेक्टेड रहता है। ओके, ऑल एज ग्रुप जो भी है उसके सभी की लाइफ में इफेक्टेड करता है। ये तब होता है जब कोई पर्सन साइकिल ऑफ ऑब्सेशन यानी ऐसा डिप्रेशन में, ऑब्सेशन में यानी मजबूरी में चले जाता है, और कंपल्शन में यानी मजबूरी में आ जाता है। ये कहा जा सकता है कि ओसीडी से इफेक्ट पर्सन फियर, जिसे डरते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ये चीज़ इसमें देखा जाता है। इसी वे में कहे तो ओसीडी एक ऐसा प्रकार का ऐसा एक मेंटल डिसऑर्डर है जो रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स को पैदा करता है। ओके, अनवांटेड थॉट्स जो आपके माइंड में से छुटकारा पाने के लिए वो सेम टास्क एक्टिविटी अगेन एंड अगेन करते हैं। अनवांटेड थॉट मतलब जो आप जिस चीज़ से डरते हैं वही चीज़ आपके माइंड में बार बार आते रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन जो किस चीज़ से डरता है तो वो कोई भी चीज़ को टच करता है उस पर जर्म्स होते हैं, वो उसका डर है। ओके, मेन चीज़ उसका डर क्या है कि अगर वो किसी चीज़ को छू रहा है तो उस पर उसको लगता है कि यहाँ पे जर्म्स है। तो उस डर से छुटकारा पाने के लिए यानी उस डर से बाहर निकलने के लिए वो क्या करेगा, बार बार हैंड वॉश करेगा। ओके, हाँ, बार बार हैंड वॉश करते हैं। ओसीडी से सफ़र करने वाले पर्सन समझ सकते हैं कि ये ऑब्सेशन जो है वो अनरीजनेबल है, मतलब जिसको होता है वो खुद समझते हैं कि ये अनरीजनेबल है, ये ना करे तो चलेगा, बट उसे अगर वो रोक देते हैं या इसको इग्नोर करते हैं तो उनसे माइंड में एनजाइटी और स्ट्रेस हो जाता है कि यार मैंने हाल हैंड वॉश नहीं किया, ये माइंड में चलता रहता है, उनके एनजाइटी हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। ओके, तो वो उसके बाद में फिर वही चीज़ ज़्यादा क्या हो जाता है, उसके बाद ये ओसीडी में
हो कन्वर्ट हो जाता है। ओसीडी में कुछ सिम्टम्स जो माइल्ड लेकिन गंभीर हो सकते हैं। ओसीडी के कुछ सिम्टम्स हैं वो कम होते हैं, पर ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्वर ऑब्सेशन हो सकते हैं। ओके, अब इसके हम बात करते हैं कि इसका मेन ऑब्सेशन क्या है। ओके, कि ये इसका मेन प्रॉब्लम क्या है। फियर ऑफ हार्म टू योरसेल्फ और लव वन। योरसेल्फ यानी योरसेल्फ या लव वन को हार्म करने का डर रहना। ओके, खुद को या किसी और आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो, मम्मी हो या डैडी हो या कोई घर में ऐसा पर्सन हो, उसको हार्म करने का डर रहना, पहला मेन ऑब्सेशन। और फियर ऑफ कंटेमिनेशन बाय जर्म्स। कंटेमिनेशन कंटेमिनेशन यानी कांटेक्ट में आने का डर, जर्म्स के कांटेक्ट में आने का डर हमेशा रहना। ओके, थर्ड, अ फोर्सफुल और ड्राइविंग नीड टू परफॉर्म थिंग परफेक्टली और करेक्टली। थिंक को परफेक्ट करने के लिए, करेक्ट करने के लिए ऐसी चीज़ फोर्सफुली करनी आनी ज़रूरी होती है जो आपको प्रॉपर आनी चाहिए। तो उनको डर रहता है कि मुझे करेक्टली ये परफेक्टली नहीं आया तो ये हो जाएगा। ओके, फोर्थ, हैविंग एक्सेसिव डाउट ऑन एनी इंडिविजुअल। किसी भी पर्सन को एक्सेसिव डाउट करना, किसी भी पर्सन पे बहुत ज़्यादा डाउट करना कि इसके वजह से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा किसी इंडिविजुअल के ऊपर। और फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड। ओके, एम्बैरेस होना का डर, अगर आप किसी के सामने बेइज्जत ना हो जाओ, आपको डर रहता है। सिक्स, ऑफ फियर ऑफ गेटिंग डर्टी। गंदे होने का डर, डर्टी होने का डर होना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मैं मुझे जर्म्स फ्री रहना है, बट मेरा हाथ गंदा हो गया, पैर गंदा हो गया तो मुझे जर्म्स मिल गए, तो ये डर्टी होने का एक डर माइंड में पैदा होना। सेवेंथ, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स करने का एक फियर होना, डर होना। ओके, तो ये इसके मेन ऑब्सेशन है। अब हम देखेंगे मेन कंपल्शन क्या है। कंपल्शंस क्या है। मेन कंपल्शन यानी प्रेशर कहेंगे। एक मेन प्रेशर क्या होता है इनके ऊपर कि क्या है। ओके, रिपीटेटिंग things or always moving item to keep them in exact order. ओके, रिपीटेड थिंग करेंगे या हमेशा मूविंग आइटम को एग्जैक्ट ऑर्डर में रखने की को रिपीट करना। एक बार फिर से बताता हूँ, रिपीटेटिंग थिंग या हमेशा मूविंग आइटम्स को एग्जैक्ट ऑर्डर में रखने को रिपीट करना। मतलब इनका काम क्या होता है, अगर कोई चीज़ एग्जैक्ट ऑर्डर में रखा है, जैसे 1 to 10 का लेटर है या 1 to 10 का काउंट जो नंबर्स है वो एक ऑर्डर में रखा होता है। ओके, और उनको बार बार वही चीज़ करना है, वो 10 को उल्टा करेंगे, देन वापस से उनको सही ऑर्डर में रखने की ट्राई करेंगे। अगर वो नंबर्स एक लाइन में सीधा नहीं है, यानी 1 है, उसके अंदर 5 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो वो ट्राई करेंगे फिर से वो रिपीट करें और अच्छे से नंबर वाइज वापस से रखने, एग्जैक्ट ऑर्डर में रखने की ट्राई करें, और वो रिपीटेड हर बार ऐसा ही होगा। ओके, बाथिंग और वॉशिंग हैंड्स ओवर टाइम। हैंड को हमेशा धोना, वॉश करना, ये इनका काम रहेगा, बार बार धोना। थर्ड, चेकिंग थिंग ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार किसी चीज़ को, थिंग को चेक करना इनके माइंड में हमेशा चलता रहेगा और ये करते रहेंगे। ओके, रिपीटेटिंग स्पेसिफिक वर्ड, कुछ स्पेसिफिक वर्ड को हमेशा रिपीट करते रहेंगे। ओके, फिफ्थ है होर्डिंग। होर्डिंग क्या है। होर्डिंग मतलब किसी चीज़ को सेव करना, जमा करना, संग्रह करना। जैसे हम फ्यूचर के लिए खाना बचा के रखते हैं, तो ये क्या करते हैं, किसी न किसी चीज़ को बचा के रखते हैं कि ये फ्यूचर में काम आएगी। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें क्या करते हैं, सेव करते हैं, बचा के रखते हैं, जमा करते हैं। ओके, सिक्स, कंसिस्ट प्रेइंग। ये कंसिस्टेंट प्रेयर ही करते रहेंगे, प्रेयर करते रहना इनका एक मेन ऑब्सेशन में, कंपल्सिवनेस में काम है। ओके, सेवेंथ है नॉर्मल प्रेजेंटली काउंटिंग वाइल डूइंग यूजुअल टास्क। ओके, नॉर्मल टास्क करते हैं तो उसका करते समय ये उसके बाद वो काउंट करते रहेंगे। ओके, फिर से बताता हूँ कि नॉर्मल टास्क करते समय उसे काउंट करना है, यानी कोई भी टास्क कर रहे हैं, अगर वो वॉक कर रहे हैं तो उसके काउंट करेंगे। ओके, अगर आप लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, तो लाइंस भी काउंट करेंगे।
और वो कुछ अगर कोई चीज़ वो कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं तो भी वो प्रेजेंटली कोई भी नॉर्मल डूइंग टास्क है वो काउंट करते रहेंगे उस चीज़ को। ओके, अब इसके कॉजेज़ क्या है ये देखते हैं। Causes of compulsive obsession compulsive disorder. The exact causes of obsessive compulsive disorder is still unknown. Research studies suggest that there may be a problem with way one part of the brain sends information to another part. Serotonin is the chemical of the brain that sends message from one part to another. Insufficiency of serotonin may help in causing OCD. Stress and anxiety do not cause OCD, but they may worsen the symptoms of OCD. Okay. ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर एग्जैक्ट कॉजेज स्टिल अभी पता नहीं है। ओके, ये क्या है, अननो है। रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि माइंड के एक पार्ट को सेकंड पार्ट में इंफॉर्मेशन भेजने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, जैसे कोई चीज़ हमें एक चीज़ को बताने में दूसरी चीज़ को दूसरे पार्ट में पहुंचाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सेरोटीन माइंड का एक वो केमिकल है जो एक पार्ट से सेकंड पार्ट में इंफॉर्मेशन सेंड करता है। ओसीडी होने का कारण सेरोटीन इनसफिशियंसी है। ओसीडी होने का कारण क्या है, सेरोटीन का इनसफिशियंसी है, यानी सेरोटीन की कमी हो जाना। स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण ओसीडी नहीं होता है, क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जब हो जाता है तो इसका मतलब नहीं है कि ओसीडी हो जाएगा। लेकिन अगर ओसीडी के सिम्टम्स को ख़राब कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। ओसीडी प्रॉपर ओसीडी नहीं हो जाएगा, पर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे वो ओसीडी होने के कारण हो जाएंगे। ओके, recent study have indicate that there may be considerable genetic basis of OCD. Depression is also thought to be the cause of OCD, but the experts' opinion is split. रिसर्च स्टडीज से पता चला है कि ओसीडी के लिए जेनेटिक बेसिस हो सकता है, मतलब वो जेनेटिक तरीके से ये होगा। अगर पेरेंट्स में है तो बच्चे को होगा, अगर दादा दादी में है, अगर उनके डैड में हुआ है तो बच्चे को हो सकता है। ओके, तो ये सिर्फ जेनेटिक बेस ही हो सकता है, ऐसा रिसेंट अभी के स्टडीज़ ने बताया है। डिप्रेशन को ओसीडी या कॉजेज भी माना जा सकता है। ओके, डिप्रेशन जो होता है जब आप बहुत ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब हो जाता है, पेरेंटली या फिज़िकली सोशली माइंडली डिस्टर्ब होते हैं घर के माहौल से। ओके, तो डिप्रेशन के टाइम पे ये ओसीडी हो सकता है। आप किसी की बात ना मानना, गुस्सा कर देना, बड़ों के ऊपर आर्ग्यू करना, किसी बात पे अथॉरिटी के ऊपर बोलना, ये सब सारी चीज़ें डिप्रेशन में हो सकता है। या आप ऐसी चीज़ें भी कर दो या खुद को हार्म भी कर सकते हो, ये चीज़, या दूसरों को हार्म कर सकते हो, ये सारी चीज़ें ओसीडी में हो सकती हैं। लेकिन एक्सपर्ट का ओपिनियन अलग है इसके ऊपर। ओके, तो आई थॉट कि ये टॉपिक में आपको समझ आ गया होगा कि ओसीडी, ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या है। और हमारा टॉपिक यहाँ पे ये ख़त्म होता है, ये थर्ड टॉपिक हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिसेबिलिटी एटिकेट्स। ओके, कि जो डिसेबल पर्सन है उनको कैसे मैनरली बात करना है, उनके कैसे टैक्ट्स यूज़ करना है, कैसे हम तमीज़ से उनको पेश आए। ओके, वो चीज़ देखना है। तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में या इस टॉपिक में कोई भी आपको प्रॉब्लम आई हो या कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।